अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा उस्ताना इस्तारण वाला हर मैदान ना हरदा काम तमाम मुयस्सर होंदे ना ओदा चित धरिया रहमो सुके सावे करदा कहरों साड़े हरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो दिलों के भेद जानता है, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। इस वक्त आप सुनिए एफएम पंजाब रंग से जवेरिया शफीक की आवाज। एफएम पंजाब रंग, आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी पहचान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, कहूटा, आजाद कश्मीर, जन्म, जहां तक मेरी आवाज आपकी खूबसूरत समातों तक पहुंच रही है, मैं तमाम सुनने वालों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। हमें उम्मीद है कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, शादो आबाद रहें और अपनी जो अमान में अल्लाह ताला आपको रखे। जी तो सामईन, इस वक्त प्रोग्राम पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम, जो कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के ताउन से एफएम पंजाब रंग से पेश किया जा रहा है और आपके लिए ये एक इल्म, तफरीह और ताजगी का हसीन इम्तिजाज है। सामईन, एक मुस्बत सोच आपके पूरे दिन को बदल सकती है, लिहाजा हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छे की उम्मीद रखें दूसरे लोगों से भी, और कोशिश करें कि आज आप किसी शख्स के लिए खुशी का बायस बने, किसी शख्स के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ सके। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हुआ जाता है 12:09। हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। तो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, प्रोग्राम का हिस्सा बने रहिए और प्रोग्राम के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। इससे हमें अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगर आप अपनी कोई भी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा आपकी जिंदगी का अच्छा वाकया जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी पता चले और वो इससे सबक हासिल करें, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। हमारे नंबर्स हैं, लैंडलाइन नंबर है 0519291520। आप हमें व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करने से गुरेज करें, लिख कर अपना पैगाम भेजें। तरीका कुछ यूँ है, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम और मुख्तसर सा पैगाम और भेज दीजिए हमारे नंबर 0333929153 पर। जो लोग रावलपिंडी में दाखिल हो रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगी जी आया नू पखैर आगले सत बिस्मिल्लाह थे खुश आमदीद। जो लोग दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला आपको अपनी जो अमान में रखे और आप बखैर आफियत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे। जो लोग बीमार हैं, उनके लिए नेक तमन्नाएं, गेट वेल सून। सामईन, एक अफ्रीकी कहावत है, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ नेशन। यानी अगर आपने एक मर्द को तालीम दी तो गोया आपने एक फर्द को तालीम दी, लेकिन अगर आपने एक औरत को तालीम दी तो आपने एक मुआशरे, एक कौम, एक खानदान को तालीम दी। इस कहावत से तालीम की अहमियत वाज़िया होती है और हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम अपने मुआशरे को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते हैं तो हमें मुआशरे के तबका निस्वां की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी। इस सिलसिले में रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी निहायत ही अच्छा काम कर रही है कि तालिबात को आईटी और जदीद शोबाजात में आगे बढ़ने का मौका फराहम कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी से है। आप रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री के सरबराह हैं और दरस तदरीस के फराइज ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। आप पीएचडी डॉक्टर हैं और आप अपने काम में निहायत महारत रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर जमान अशरफ साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम और एफएम पंजाब रंग के स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस फोरम पे अपने डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकूं और इसकी जो खसूसियात इसे दूसरे डिपार्टमेंट से मुनफरद करती हैं वो मैं यहाँ शेयर कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया। जी तो सामईन, आप सुन रहे हैं एफएम पंजाब रंग 99.4 से प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम और आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमान अशरफ साहब, जिनका ताल्लुक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है। आप लोग एक निहायत खूबसूरत कलाम भी अभी सुन रहे थे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, केमिस्ट्री के मजमून का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ, एक मुख्तसर सा तारुफ पेश कर दूँ। तो केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की साख्त, खसूसियात, तरकीब, खवाइस और इनमें होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया करती है। ये साइंस हमें ये समझने में मदद देती है
कि मादा यानी मैटर कैसे बनता है, इसके ज़रात यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में जुड़ते हैं, और मुख्तलिफ कीमियाई तामीलात यानी केमिकल रिएक्शंस कैसे और क्यों वाक़या होते हैं। डॉक्टर ज़मान अशरफ साहब, मैं आपसे आपके डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ जानूंगी, और आज हमारे सामीन के लिए भी मौका है कि अगर वो केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपसे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे सामीन को अपनी जाए पैदाइश, तालीमी और तदरीसी सफ़र के बारे में आगाह कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बेसिकली गुजरांवाला से हूँ और मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है FSc BSc वहीं गुजरांवाला से जो है की, और उसके बाद MSc केमिस्ट्री के लिए फिर मैं लाहौर गया, वहाँ से मैंने मास्टर किया, और 2001 में फिर मैं इस्लामाबाद आया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से यहाँ मैंने MPhil और PhD किया। 2014 में कोरिया में गया था पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, जो कि एक कोरियन गवर्नमेंट का फेलोशिप थी, जिसे वो BK21 प्लस कहते हैं, ब्रेन कोरिया 21st प्लस सेंचुरी के नाम से एक फेलोशिप है। वो मुझे ऑफर हुई तो 21 माह के लिए वो मेरी पोस्ट डॉक थी कोरिया से, जो मैंने वहाँ किया। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है केमिस्ट्री में, आगे फर्दर जो ब्रांचेज हैं उनमें मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। जैसे आपने अपने इब्तदाइया में बताया कि जी केमिस्ट्री एक नॉलेज ऑफ मैटर है, किस तरह मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन करके नए मॉलिक्यूल्स बनाना ये मेरा फील्ड है, जैसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस, टेक्निकल लैंग्वेज में ऑर्गेनिक सिंथेसिस कहते हैं। अगर आप इसको आसान अल्फाज में कहें तो दो मॉलिक्यूल्स को आप आपस में रिएक्शन करते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर ये कंफर्म करते हैं कि जो नया मॉलिक्यूल आपने बनाया ये वही था जो आप चाह रहे थे या उससे कोई डिफरेंट बना है। तो इस तरह के सारे जो केमिकल रिएक्शन हैं वो लैब में मैं परफॉर्म करता हूं, और वो जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और कॉस्मेटिकल्स में भी यूज़ होते हैं। सर, अभी आप बता रहे हैं कि आप लैब में काम करते हैं और ये सारी चीज़ें आप नए नए मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाते हैं, तो मुझे ये बताएंगे रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल भी कराते हैं या जस्ट थ्योरेटिकल उनको पढ़ाते हैं? देखिए, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बगैर तो नामुकम्मल है। तो जब तक आप बच्चों को लैब में नहीं लेके जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिकली वो सारे स्किल्स जो थ्योरी में आपने एक्सप्लेन किए हैं, वो जब तक आप उनको मौका फ्राहम नहीं करेंगे कि वो अपने हाथों से वो सारे इक्विपमेंट, वो ग्लासवेयर, वो केमिकल्स अपने हाथों से उसको यूज़ करें, जो रिएक्शन आपने क्लास में पढ़ाया थ्योरी में वो प्रैक्टिकली जाके बच्चे करते हैं। हमारे पास रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लैब्स मौजूद हैं, जहां हम जो इनिशियल लेवल के एक्सपेरिमेंट्स से लेके आप एडवांस लेवल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हम यहाँ कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे ये बताइएगा कि आपने केमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट चूज किया, फिर उसी में आपने अपनी PhD की डिग्री भी कंप्लीट की, और देन आपने फर्दर कैरियर भी उसी में बनाया है, तो इसकी कोई खास वजह थी या फैमिली ने कहा था भाई केमिस्ट्री पढ़ लो, या अपना इंटरेस्ट था? जी, ये मेरी अपनी इंटरेस्ट थी, इसमें मेरा फैमिली का इन्फ्लुएंस नहीं था, और पर्टिकुलरली केमिस्ट्री को सिलेक्ट करने की जो रीज़न थी वो बहुत मेरी शुरू से क्लियर थी कि मुझे चीज़ों की जो छुपी हुई हकीकत है उसको जानने का बहुत शौक़ था। तो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है, जब मैंने इसको पढ़ा, इनको अंडरस्टैंड किया, तो हर एक जो चीज़ थी वो लॉजिकल थी, और जहाँ कोई एक रिएक्शन कोई भी किसी साइंटिस्ट ने किया और अगर उसने कहा कि जी ये रिएक्शन नहीं हो सकता, जब किसी नए साइंटिस्ट ने वो रिएक्शन किया तो पहले वाले साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये प्रोसीजर मैंने ट्राई नहीं किया था, इससे ये हो सकता है। इट मीन्स कि जब कभी भी साइंस से या केमिस्ट्री कोई मिस्टेक हुई और उसने बाय मिस्टेक ये कह दिया कि ये काम नहीं हो सकता, और किसी आने वाले साइंटिस्ट ने वो काम किया तो पहले ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये जो लॉजिकल जो आपकी इंस्पिरेशन थी मेरी, इसकी वजह से मैं केमिस्ट्री की तरफ आया। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने FSc में भी ये पढ़ा होगा, वाइटल फोर्स थ्योरी।
तो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी एक नज़रिया था कि जी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग सिस्टम ही बना सकते हैं, क्योंकि लिविंग सिस्टम में एक वाइटल फोर्स होती है जो कि इन मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे नए नए मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, वो प्रोटीन्स नई बन रही होती हैं, एंजाइम्स नए बन रहे होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये एक थ्योरी थी। इस थ्योरी को किसी साइंटिस्ट ने आके रिजेक्ट किया जब उसने अपनी लैब में एक ऐसा मॉलिक्यूल बना दिया जो कि लिविंग बॉडी में बन रहा था, जिसको यूरिया कहते हैं। तो साइंस की और केमिस्ट्री की खूबसूरती ये है कि जब कभी इससे कोई मिस्टेक हुई तो इसने उसको फौरन एक्सेप्ट किया और फिर आगे बढ़ी। तो आपको कभी भी जो केमिस्ट्री है या ये साइंस है धोखा नहीं देगी। तो इसलिए मेरी इंटरेस्ट थी कि मैं छुपी हुई चीज़ों को जानूं। मैंने केमिस्ट्री को चूज़ किया और मैंने फिर इसी में अपना करियर बनाया। सर ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि साइंस और केमिस्ट्री अब कभी भी कोई भी मिस्टेक हो तो उसको एक्सेप्ट करती है। तो इसी से मैं अपने सुनने वालों को भी मैसेज दूंगी कि अगर आपसे जिंदगी में कभी भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लें, बजाय इसके कि इसके ऊपर डटे रहें कि नहीं यार ये तो मैंने किया ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही कभी नहीं। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि जैसे कल हम मैथ्स डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें मैम बता रही थी कि जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी स्टूडेंट्स जो उनसे काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपके डिपार्टमेंट में कोई स्टूडेंट आया और पहले उसको लग रहा हो कि यार ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जब वो पास आउट हुआ है तो उसने एक्सप्रेशन दिया हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? अमूमन ऐसे ही होता है कि जब आपको कोई भी सब्जेक्ट, नॉट ओनली मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आपको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, आपको थ्रेट्स होते हैं कि पता नहीं ये कितना डिफ़िकल्ट है। और जब आप उसको करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। हाँ, एक जनरल इम्प्रेशन है कि जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो ड्राई सब्जेक्ट है, ये हमें आता नहीं उस तरह मोस्ट ऑफ द पीपल, इसलिए केमिस्ट्री में अपना करियर्स नहीं बनाते। तो उसमें मेरा अपना पर्सनल ये एक थिंकिंग है, मे बी इट्स रॉन्ग, मे बी इट इज़ करेक्ट। वो ये है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है इसको ड्राई या मुश्किल टीचर्स बनाते हैं। अगर आपके टीचर को केमिस्ट्री आती है तो वो आपको इतने आसान वे में वो सारी चीज़ें बता देगा, समझा देगा जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अगर टीचर्स इस पे एफर्ट करें तो फिर स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल नहीं होगी। हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हमें अपने ये सारे कंसर्न शो करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनकी ये सारी इनसिक्योरिटीज़ दूर की जाएँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सामीन, गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और आज का प्रोग्राम मेरे खुद के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग है। जी तो सामीन, आपको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और प्रोग्राम पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जमान अशरफ साहब। आज हम इनसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि रावलपिंडी का मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और फिर से बारिश रुक जाती है और एक मतलब फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं ड्राइवर हजरात से कहना चाहूँगी कि गाड़ी चलाते वक्त अपनी रफ्तार आहिस्ता रखें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें ताकि आप खुद भी किसी हादसे से महफूज रहें और आपकी वजह से किसी को शर्मिंदगी का सामना भी ना करना पड़े। तो अपनी रफ्तार आहिस्ता रखें क्योंकि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो कौन सी खसूसियात हैं जो रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री को दीगर यूनिवर्सिटियों से अलग बनाती हैं, मुमताज़ बनाती हैं, मुनफरिद बनाती हैं? जी, सबसे पहली जो चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा जिस पे आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो यूनिवर्सिटी है प्योरली वुमेन यूनिवर्सिटी है। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए कोई किरदार अदा कर सकूं, क्योंकि जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में भी मौलाना रूमी की एक सेइंग बताई, तो ऑलरेडी भी मैं ये चीज़ शेयर कर चुका हूं कि अगर आपके पास
एक बेटा और एक बेटी हो और आपके वसाइल सिर्फ एक को ही तालीम देने के हों तो बेटी को आप प्रेफर करेंगे, ये भी सेइंग है उन्हीं की। एक तो ये चीज़ है। पर्टिकुलरली अगर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो मुझे यहाँ कहने में मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो एक कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं जैसे बीएस है, एमफिल केमिस्ट्री प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है, इसके साथ हमने एक इनिशिएटिव लिया है रावलपिंडी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कि कॉस्मेटिक्स की डेवलपमेंट या कॉस्मेटिक्स फार्मूलेशन की जो डेवलपमेंट है उसका हमने एक शॉर्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया, शॉर्ट कोर्स या सर्टिफिकेट, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि वो जो चीज़ें नेचुरल हैं, सिंथेटिक हैं, जो वो केमिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं, उनको किस तरह यूज़ करके आप कॉस्मेटिक्स की फार्मूलेशन बना सकते हैं, जैसे सीरम्स हैं, जेल्स हैं, लोशंस हैं, क्रीम्स हैं। ये हैंड्स ऑन जो ट्रेनिंग है ये मैं अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में करवा रहा हूँ। तो ये जो एक चीज़ है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से डिफर वो करेगी या दूसरी यूनिवर्सिटी में। और जो फार्मूलेशन मैं यहाँ सिखा रहा हूँ वो ना सिर्फ मिंडी इस्लामाबाद, अभी कहीं भी इस तरह का कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एक फार्मूलेशन जैसे कुछ ने सरफेक्टेंट्स पे, सोप्स पे, डिटर्जेंट्स पे, इस पे तो काम करवाते हैं, लेकिन जैसे ये मैंने पूरी कैटेगरी कवर की है जिसमें मैंने सीरम, जेल्स, लोशन, शैम्पूज, हाइड्रा फेशियल्स, पील्स, ये सारे मैंने डिस्कस किए। ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है और ये मेरा अपना एक एम भी है कि मैं इसी प्रोग्राम को आगे एक्सटेंड करूं और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के फोरम से मैं इस तरह के और स्किल बेस्ड जो है वो कोर्स करूंगा ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो यहाँ से ग्रेजुएट्स हों तो उनके पास स्किल्स भी हों, ना सिर्फ केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल नॉलेज हो। अगर वो इंडस्ट्री जाते हैं, कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, वो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इन सारी इंडस्ट्री में जो मशीनरी यूज़ होती है, जो वहाँ फार्मूलेशन बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, इन सब का भी मैं उनको नॉलेज देता हूँ ताकि वहाँ वो अपनी ईजिली स्पेस बना सकें। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक्स तो मैं कहती हूँ लड़कियों की कमजोरी होती है, अच्छे से अच्छे कॉस्मेटिक का सामान लेना है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं या हलाल प्रोडक्ट्स, ये बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ की जा रही है। तो मुझे बताएं कि ये जो हम सुनते हैं कि ये हलाल प्रोडक्ट्स हैं या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या वो वाकई ऑर्गेनिक होती हैं या जस्ट ऑर्गेनिक के नाम पे वो महंगी महंगी करके वही वाली प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं? इट डिपेंड्स जो उसको मार्केट कर रहा है वो कैसे इसको ब्लेंड करता है, कैसे अपनी फार्मूलेशन बनाता है। फर्ज करें मेरा एक स्टूडेंट है, उसको ये डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो जो अपनी फार्मूलेशन बना रहा है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके वो अपनी फार्मूलेशन बनाता है। अगर कोई सीरम बनाता है, कोई भी कंपनी ये क्लेम करती है कि जी ये ऑर्गेनिक सीरम है या ऑर्गेनिक लोशन है, ऑर्गेनिक नरिशिंग क्रीम है, अब ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे है कि क्या उसने बाकी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की हैं। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, यू बेटर नो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक हैं, कौन कौन सी चीज़ों के हैजर्डस इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो जब आप अपनी फार्मूलेशन ब्लेंड करें, खुद आपको नॉलेज हो कि मैं कैसे इन फार्मूलेशन को बना सकता हूँ, तो फिर आप 100% क्लेम कर सकते हैं कि ये जो मेरी फार्मूलेशन, ये जो मैंने सीरम अपने लिए बनाया है, ये 100% ऑर्गेनिक है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे बताइएगा कि मौसर तदरीस के अहम अनासिर क्या हैं, नीज़ ये भी बताइएगा कि उस्ताज़ा इन अनासिर की मुआवनत कैसे कर सकते हैं। इफेक्टिव जो टीचिंग है ना, उसमें जो मेरा नज़रिया वो ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट को ओन किया हो,
आप अगर से फॉर एग्जांपल मैंने केमिस्ट्री को टीच करना है और मैंने उस सब्जेक्ट को, उस इल्म को ओन नहीं किया, मैं उसमें उतरा नहीं, मेरा वो पैशन नहीं है, मैं उसको उन जहतों पे जाके पसंद नहीं करता, तो क्लास में मेरा जो एक अपना मोटिवेशन लेवल है वो वैसा नहीं होगा कि मैं अपने स्टूडेंट को इंस्पायर कर सकूं। तो इसके लिए टीचर्स को कंटिन्यूसली जो है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि साइंस है, केमिस्ट्री में नई नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं। आप अपने आप को जो है वो अपग्रेड रखें लेटेस्ट जो डिस्कवरीज हैं उनके साथ, जो एटलीस्ट केमिस्ट्री में जो है वो हो रही हैं उनको तो ज़रूर करें। फिर एआई को यूज़ करते हुए किस तरह आप केमिस्ट्री को टीच कर सकते हैं, उनको आप अलाइन करें अपने केमिस्ट्री के नॉलेज के साथ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर आप अपने स्टूडेंट्स को इस तरह टीच करें कि आपने अपने सब्जेक्ट्स की बेस से लेके उसमें जो लेटेस्ट चेंजेस आती हैं उन सारी चीज़ों से, उन सारे कॉन्सेप्ट से अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आपसे भी इंस्पायर्ड होंगे और वो आपके सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री को पसंद करना शुरू कर देंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चे कह देते हैं ये टीचर बहुत अच्छा है, वो टीचर बहुत अच्छा है, तो आपकी बॉन्डिंग अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसी है? अगर आप जस्ट एज अ जोक भी उनको बोलें कि मैं आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से नहीं पढ़ाऊंगा या ये वो, तो उनका क्या आगे से रिएक्शन होगा, वो क्या कहेंगे? मतलब आप बताएंगे आपकी बॉन्डिंग कैसी है अपने स्टूडेंट्स के साथ? मैं तो ज़ाहिर यही कहूँगा कि मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मुझे स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं। ये तो बेहतर है कि आप स्टूडेंट से मेरा फीडबैक लें। हाँ, अलबत्ता अगर ये आप पूछेंगे कि किस तरह कोई टीचर ऐसा बने कि स्टूडेंट उसको पसंद करें, तो वो ये है कि स्टूडेंट को अपने हर टीचर को अपने हर स्टूडेंट के क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब कोई स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछे तो उसको उसी के लेवल पे जाके बताएं ताकि वो उसको अंडरस्टैंड करे। जब आप किसी भी अपने एक स्टूडेंट के, भले वो बैक बेंचर है, फ्रंट रो में बैठ रहा है, अगर आप उसके क्वेश्चन को रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर आपकी जो स्टूडेंट के साथ बॉन्डिंग है ना, यहाँ से वीक होती है। आपने तो सिर्फ एक स्टूडेंट के क्वेश्चन को फॉर ग्रांटेड दिया होता है या उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया होता, लेकिन ये आपके कई स्टूडेंट के साथ जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ देता है। एक तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछें उसे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें। दूसरा ये कि आपको अपने स्टूडेंट के लेवल का पता होना चाहिए कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनका ये जो पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इसमें इनका लेवल क्या है। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह टीच कर सकते हैं। आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, आपकी इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जो जो पॉइंट आपने बताए हैं तो मैं उससे अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आपके स्टूडेंट्स आपसे ईजी फील करते होंगे, कोई भी चीज़ पूछने में कोई भी उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता होगा कि हमने सर से पूछा तो सर हमें डांट देंगे। तो सामईन आपको मैं बताती चलूँ कि आज का प्रोग्राम खास तौर पर तरतीब दिया गया है ताकि आपको रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में होने वाले दाखिलों के मुतालिक आगाह किया जा सके। और आज हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री के सरबराह। और आपके लिए एक और खुशखबरी भी है कि हमारे जो एडमिशन की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। अब हमारे एडमिशन्स की लास्ट डेट 16 सितंबर है, तो आप लोगों के पास मौका है कि जल्दी जल्दी अपने एडमिशन्स करा लें। और अगर आप लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी आपका सवाल है, कोई भी क्यूरीज है आपकी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। जी तो सामईन आपको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री के सरबराह डॉक्टर ज़मान अशरफ साहब। अगर आप इनसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक के लिए हमारा पता है FM पंजाब रंग रावलपिंडी। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0519291520। आप हमें व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0333929153। व्हाट्सएप पर लिखकर मैसेज भेजिए। वॉइस मैसेजेस को शामिल करना प्रोग्राम में थोड़ा मुश्किल होता है। लिखिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, मुख्तसर सा पैगाम और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। सामईन अपने गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ माहौलियाती आलूदगी और शजरकारी के बारे में।
जैसा कि आजकल दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान भी इसके असरात से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बढ़ती हुई गर्मी, गैर मुतवाज़िन बारिशें और सैलाब हमें खबरदार कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने माहौल को बचाने के लिए अमली इक़दामात उठाएं। आजकल हम एक इस्तिलाह सुन रहे हैं जिसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ये आज से पहले ना हमारे पेरेंट्स ने ये टर्म सुनी थी और ना हम लोगों ने सुनी थी, और ये अभी 2025 जो साल है इसमें हमने इसको पहली दफ़ा सुना है। और ये हम सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह भी हम खुद ही हैं, क्योंकि हम दरख्तों को काटते जा रहे हैं, मैदानों को, ज़मीन को हमवार करते जा रहे हैं। दरख्त है नहीं जो हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल करें। हमारा ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें जो उनसे क्लाउड बर्स्ट जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हमने हाल ही में यौम आज़ादी मनाया है, लेकिन आज़ादी सिर्फ एक दिन मनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। जब हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की बात करते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, हमने इसके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। तो जो आज का मेरा पैगाम है वो यही है कि हम अपने पाकिस्तान को सरसब्ज, महफूज और रोशन बनाने की, रोशन उसको मुस्तकबिल देने की कोशिश करें। याद रखिए, इन सब मसाइल का एक ही हल है और वो सादा सा हल है, ये है कि हम शजरकारी करें, दरख्त लगाएं। दरख्त न सिर्फ हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं बल्कि हमें भी ऑक्सीजन फराहम करते हैं, गर्मी की शिद्दत कम करते हैं और ज़मीन को खूबसूरत भी बनाते हैं। इसलिए दरख्त लगाना सिर्फ माहौलियाती ज़रूरत नहीं बल्कि ये एक हमारा कौमी फ़र्ज भी है। तो आइए अहद करें कि आज नहीं तो हमें जब भी वक्त मिले एक दरख्त ज़रूर लगाएंगे। हम उसका फ़ायदा उठा सकें ना उठा सकें, लेकिन हमारी जनरेशन उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगी। हमारा थोड़ा सा जो माहौल है वो बेहतर हो जाएगा। तो अपने प्रोग्राम में अपने गुफ्तगू की तरफ वापस चलते हैं और डॉक्टर साहब से आपके जितने भी सवालात हैं वो पूछते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि आप तालिबात की केमिस्ट्री में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कौन से तरीके जो उनसे जदीद तरीके जो उनसे वो कौन से मुतारिफ करवा रहे हैं? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको तो यूज़ करते ही करते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने के लिए, मॉलिक्यूल्स की आपस में जो इंटरेक्शन है उनको डिटरमिन करने के लिए, इन मॉलिक्यूल्स की जो इंटरेक्शन है प्रोटीन्स के साथ वो जानने के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो हम यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा एक और भी तरीका है केमिस्ट्री में इंटरेस्ट को डेवलप करने का। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मॉलिक्यूल्स जो हमारा टॉपिक होता है क्लास का, तो उन मॉलिक्यूल्स को मैं डेली लाइफ में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं ज़रूर हाईलाइट करता हूँ कि जी ये जो मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे हैं ये आपने अपने किचन में यूज़ किया होगा। जैसे अगर एसिड पढ़ा रहा हूँ तो मैं विनीगर की, सिरके की एग्जांपल दे देता हूँ, या कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़ा रहा हूँ तो अगर फ़र्ज़ करें वो जिंजरोल है तो ये जिंजर में है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, या हमारे पास टर्मेरिक है, हल्दी है, तो उसमें जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनका क्या हमारे हेल्थ पे बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ें मैं लिंक करता हूँ डेली लाइफ में। तो जब डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स को कोट किया जाए केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसमें स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाती है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपने एग्जाम्पल्स का जिक्र किया, मिसालों का जिक्र किया कि आप मिसालों के जरिए समझाते हैं। तो मैं भी यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो चीज़ मिसाल के जरिए, किसी एग्जाम्पल के जरिए समझी जाती है वो बच्चों को नहीं भूलती। तो मुझे आप साथ में ये भी बताएं कि शोबा केमिस्ट्री में जो हालिया पेश रफ्ते हैं और इकदाम हैं उनके बारे में थोड़ा हमारे सामईन को गाइड करें। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पीएचडी एडमिशन अनाउंस किया है। इससे पहले लास्ट ईयर जो एडमिशन थे वो बीएस और एमफिल प्रोग्राम में थे। तो ये हमारे लिए एक लेटेस्ट आप समझें कि वो तब्दीली है जो हम रिसर्च की तरफ, दिस इज़ द वन स्टेप टुवर्ड्स द रिसर्च कल्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमने अपने डिपार्टमेंट में ये स्टेप लिया है। सर, पीएचडी की जैसे बात शुरू हो ही गई है, तो अब आप हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उन्हें ये भी बताएंगे वो अगर केमिस्ट्री को चूज़ करते हैं पीएचडी लेवल पे, एमफिल लेवल पे, बीएस लेवल पे, जिस भी लेवल पे वो चूज़ करते हैं, तो इससे उनको फ़वाइद क्या हासिल होंगे?
जी, जो स्कोप है किसी अभी यहाँ क्वेश्चन भी किसी ने पूछा है कि केमिस्ट्री का क्या स्कोप है। तो केमिस्ट्री का स्कोप तो बहुत वर्सटाइल है। एक जनरल सा इम्प्रेशन है, हम ये कहते हैं केमिस्ट्री द सेंट्रल साइंस, कि जितनी भी दूसरी साइंसेज हैं वो केमिस्ट्री से एमर्ज होती हैं, इससे जन्म लेती हैं, ये उनके दरमियान में है। तो अगर आपने केमिस्ट्री में डिग्री की तो आपके लिए जो एवेन्यूज ओपन होंगे वो इंडस्ट्री से लेके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लेके उनसे लेके एकेडेमिया में थ्रू आउट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, एक दो स्टूडेंट्स हैं जो किसी एक ही प्रोग्राम में क्लास फेलो हैं और वो डिग्री करते हैं। एक की जो अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत उसने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा, यूज़ किया, अप्लाई किया, तो उसका जो इनपुट होगी, उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स केमिस्ट्री स्कोप वो ज़्यादा बेहतर होंगी एज कम्पेयर टू एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री उसने डिग्री हासिल कर ली, तो वो केमिस्ट्री का स्कोप उतना नहीं बना सकेगा। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो किसी भी सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो आपने खुद बनाना होता है, किसी इंसान का स्कोप होता है ना कि किसी सब्जेक्ट का। समटाइम्स आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा जो इंटेलेक्ट है वो इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा अपने सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट होगा से फॉर एग्जाम्पल अगर जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं अगर हम उनको ले लें, हम उर्दू को ले लेते हैं तो हम कहते हैं कि जी इसका क्या स्कोप होगा। तो जैसे कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग, उससे हम इसको रैंक कम करते हैं। लेकिन एक बंदा है वो हाईली इंटेलेक्चुअल है, वो उर्दू में इस तरह की इनपुट देता है, इस तरह की नसर आपको प्रोवाइड कर देता है, इस तरह की शायरी आपको दे देता है जो कि याद रखी जाती है अरसा दराज तक। और एक दूसरा बंदा वो केमिस्ट्री में डिग्री करता है लेकिन केमिस्ट्री को अप्लाई कैसे करना है, इस नॉलेज को किसी इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई करना है, सीमेंट इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई करना है, पेंट में या डाइस की इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई करना है, अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा तो वो केमिस्ट्री को उतना स्कोप, जैसे हम कहते हैं कि केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, वो नहीं उससे फ़ायदा ले सकेगा। सो इट मीन्स कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप उसके जो डेप्थ्स हैं उसमें उतरें, उसको अडॉप्ट करें, उसको इंजॉय करें और अपने आप को हमेशा उसके साथ अलाइन रखें जो भी उसमें चेंजेस आती हैं, तो इससे आप उसका स्कोप जो है ना वो बहुत बढ़ा सकेंगे। सर आपने ये बहुत ही अच्छी बात की है कि स्कोप इंसान खुद बनाता है, कोई सब्जेक्ट नहीं बनाता, क्योंकि इससे पहले हमारे जितने भी शोज हैं तो टीचर्स बताते हैं कि अच्छा आप ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, आप ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज आपने एक सुनने वालों को एक नया ही रुख दे दिया कि स्कोप आप लोग खुद बनाते हैं अपने इंटरेस्ट की बेस पे। तो सर जैसे कि पीएचडी की बात हो ही रही है तो आप हमारे सुनने वालों के लिए ये भी बता दें कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है कि किस अहलियत के जो उनसे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी, आप जो पोर्टल है यूनिवर्सिटी का वो ओपन है, आप वहाँ अपनी डिटेल सबमिट कर दें। जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो, इंस्ट्रक्शन वहाँ दी होती हैं, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो एचईसी का जो क्राइटेरिया है एडमिशन का वही हमने अडॉप्ट किया है फॉर द एडमिशन ऑफ टू पीएचडी प्रोग्राम। अब जो इसका गैट टेस्ट है वो भी एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सिटी का अपना जो एडमिशन टेस्ट है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो जो स्कोर एचईसी ने रिकमेंड किया उसी को हमने अडॉप्ट करते हुए अपना एडमिशन क्राइटेरिया जो है ना वो डिफाइन किया। इसी तरह अगर किसी ने एमफिल में एडमिशन करना है तो वो भी इसी तरह उसका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होगी, और फिर अगर एनुअल सिस्टम है 50% मार्क्स होंगे, अगर सेमेस्टर सिस्टम है 65%। ये सारी गाइडलाइंस वही हैं जो एचईसी ने प्रोवाइड की हैं। तो हम अपना एमफिल का अपना हमारा डिपार्टमेंटल एडमिशन टेस्ट है, जो एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करता है फिर हम इंटरव्यू करके तो उसका जो है ना एडमिशन जो है ना वो कर लेते हैं। तो सेम इज विद पीएचडी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें गाइड किया एडमिशन के बारे में। सामईन, आज हमारे शहर का मौसम, रावलपिंडी का मौसम निहायत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा कि ना आपके दिल के मौसम को भी अच्छा बनाया जाए।
तो शामिल करते हैं प्रोग्राम में एक गीत और आपको भी इंटरटेन करते हैं, खुद भी लुत्फानंदोज होते हैं और फिर मुड़कर आते हैं। सुनते रहिए एफएम पंजाब रंग। सामीन, आपको एक मतलब फिर से अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी मालूमाती होगा। डॉक्टर साहब, आपको बताती चलूँ कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो हमें मैसेजेस भी भेजते हैं, फेसबुक पे कमेंट्स भी करते हैं, तो उनके पैगामात को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आयशा जफ़र साहिबा और वो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करती हैं और कह रही हैं कि प्रोग्राम काफ़ी मालूमाती है और एडमिशन्स के हवाले से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सलीम राजा साहब और वो भी आपको सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ चौधरी इशफाक अहमद साहब हैं, उन्होंने प्रोग्राम को काफ़ी पसंद किया और उनका सवाल स्कोप के हवाले से था जिसका आप ब्रेक से पहले जवाब दे चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है एनी बरलास साहिबा और वो कह रही हैं कि प्रोग्राम काफ़ी मालूमाती है। शुमाइला आसिफ साहिबा ने भी मैसेज किया और प्रोग्राम को काफ़ी पसंद किया है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सदीक डार साहब ठंडा पानी आज़ाद कश्मीर से और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नईम साहब और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप कोरिया गए थे हायर एजुकेशन के लिए, तो क्या केमिस्ट्री के लिए कोरिया बेस्ट है? जी, केमिस्ट्री के लिए तो वाकई बेस्ट है, इंजीनियरिंग के लिए भी बेस्ट है। जो कोरिया के दो तरह के वहाँ इदारे होते हैं जो टॉप रैंक हैं, एक इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ और दूसरी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे काइस्ट है, क्रिक्ट है, तो इस तरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ अमूमन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो जो इंस्टीट्यूट्स की फंडिंग है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नेशनल यूनिवर्सिटीज़। तो वहाँ मुझे रिसर्च करने का मौका मिला मेडिसिनल केमिस्ट्री पे। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी ही फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद होती हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूँ कोरिया का हमारी लैब से, तो वहाँ अगर आपने एक चीज़ बनाई और आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो मैंने ये एक मेडिसिन बनाई है या कोई मैंने प्रोडक्ट बनाई है तो इसकी यूटिलिटी कैसी होगी, तो रॉ मटेरियल से लेके उसकी एप्लीकेशन तक आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। तो अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाई, जो प्रॉपर्टीज आप उससे हासिल करना चाह रहे थे वो आपको जल्दी पता चल जाए, तो आप उन प्रॉपर्टीज में इनोवेशन ला सकते हैं, उनको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही प्रोडक्ट बना के उसकी एप्लीकेशन टेस्ट करने में 6 माह, 1 साल या 2 साल लग जाएं, तो फिर दुनिया आगे निकल जाती है और आप पीछे रह जाते हैं। तो कोरिया में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ आप जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी अफादियत, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को फर्दर आप कैसे रिफाइन कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो मोहम्मद नईम साहब जो कोरिया में केमिस्ट्री की हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप कोरिया जाएं और वहाँ आप अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। जो एक प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज का बैरियर होता है, लेकिन चूंकि मैं वहाँ पोस्ट डॉक के लिए गया था तो वहाँ हमें इतना प्रॉब्लम नहीं था। यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें कोई ऐसा इशू फेस करने को नहीं मिला। तो हमने अपनी जो तहकीक थी वो बहुत ही अहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोहम्मद नईम साहब को एक सवाल भी है कि एडमिशन्स की लास्ट डेट क्या है। तो सर मैं आपको एक मतलब फिर से बताती चलूँ कि एडमिशन्स की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है और अब जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2025 है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहीर अब्बास साहब इस्लामाबाद G11 से और वो प्रोग्राम को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मोहम्मद बिलाल अवान मौजूद हैं सेटलर टाउन से। मरियम अब्बासी साहिबा मौजूद हैं मरी से, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करती हैं। हमारे साथ ड्राइवर अदनान साहब भी मौजूद हैं डोकरत्ता से और वो कह रहे हैं कि BS, MPhil और PhD में दाखिले का क्राइटेरिया क्या है, जैसा कि आपने पहले बताया, लेकिन एक शॉर्ट ओवरव्यू फिर से दे दें। जी, अगर आप BS एडमिशन की बात करें तो वही जो एक प्रोसीजर है फॉर्म अपलोड करने का, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का पोर्टल पे, वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। वहाँ आप सबमिट कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। जब आप अपना केस सबमिट करते हैं तो फिर उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी डिग्रीज हैं, उनको हम वो करते हैं। इसको जो क्राइटेरिया है वही FSC है आपके केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए, और केमिस्ट्री उसमें ज़रूर हो।
आपने एफएससी में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, 50% पासिंग मार्क्स जो है वो होंगे, तो ये आपका बीएस के लिए एडमिशन क्राइटेरिया है। इसी तरह अगर आप एमफिल के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं तो उसमें बीएस 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी हो, केमिस्ट्री को आप अपने एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ा हो, उसमें भले आपने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन की है, वो सब ही यहाँ एक्सेप्टेबल हैं। और फिर यूनिवर्सिटी का अपना एक टेस्ट है, और अगर आपका गैट क्लियर है तो गैट भी एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एनुअल सिस्टम से हैं तो 50% उसमें है, और अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो 65 है। जहां CGPA मेंशन नहीं होता वहां 65% मार्क्स जो है ना वो एक्सेप्टेबल हैं। पीएचडी के लिए अगेन अगर जैसे HEC की गाइडलाइन है कि आपका जो गैट है वो क्लियर हो, अगर आपका वो क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शब्बीर साहब डॉक इलाही बख्श से, और कहते हैं कि मेरी बेटी भी केमिस्ट्री में जो BS कर रही है और उसका 4था सेमेस्टर है, तो क्या रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में उसकी माइग्रेशन हो सकती है? जी, माइग्रेशन के जो रूल्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं। आप जब कहीं से एग्जिट लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 4 सेमेस्टर आपने वहाँ से कर लिए और आप 5वें सेमेस्टर में यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो अमूमन यूनिवर्सिटी के पास ADP की फैसिलिटी होती है कि एग्जिट प्रोग्राम, तो आप 4 सेमेस्टर की कंबाइंड ट्रांसक्रिप्ट लेके एसोसिएट डिग्री की तो आप 5th सेमेस्टर में लेटर एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं आमना साहिबा मरी से, और वो कहती हैं कि क्लाउड वेस्ट के बारे में बात करें तो आपको बताती चलूँ कि प्रोग्राम में हमने अभी लास्ट सेगमेंट में हमने क्लाउड वेस्ट के बारे में बात की है, लेकिन इसके अलावा हमारी जो टीम है, प्रोडक्शन टीम, वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि हम एक खसूसी प्रोग्राम क्लाउड वेस्ट के बारे में अरेंज करें, तो होपफुली कि 2-4 दिनों में आप लोगों के लिए प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, इकरा साहिबा मौजूद हैं 7th रोड से, जवेरिया साहिबा हमें सुन रही हैं रावलपिंडी से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुअज्जम चौधरी साहब फतेह जंग से, और प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। सामीन, आपको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम, जो कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के ताउन से FM पंजाब रंग से बराह रास्त पेश किया जा रहा है, और आज का प्रोग्राम एडमिशन कैंपेन के हवाले से तरतीब दिया गया है ताकि आपको रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में होने वाले दाखिलों के मुतालिक आगाह किया जा सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमान अशरफ साहब, जो कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री के सरबराह हैं और अपने फ़राइज़ ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि शोबा केमिस्ट्री में तालिबात की केमिस्ट्री और इससे मुतल्लिका शोबों में करियर की तैयारी में कैसे मुआवनत की जाती है, नीज़ ये भी बताइएगा कि इनकी पेशा वराना तरक्की के लिए कौन कौन से वसाइल दस्तयाब होते हैं। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं एक केस स्टडी के हवाले से आंसर करता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो BS या MS कर रहे हैं, तो BS में हमारे एक स्टूडेंट ने रिसेंटली जैसे डिग्री कंप्लीट की तो उसका कोरिया में PhD MS लीडिंग टू PhD जो है उसकी फेलोशिप जो है वो हुई। कोरिया में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे KRF है, NRF है, इसी तरह BK21 वो मैंने आपको जो है ना वो बताया। तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट ने विन किया है वो स्कॉलरशिप, फुल फ्लैज उसको वो ऑफर हुई है, और वो आई होप के उसको ज्वाइन करेगी रिसेंटली अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसमें हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने माजी में जो बाहर के प्रोफेसर थे उनको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इनवाइट किया, उनकी टॉक्स करवाई, और जो उनके मुल्क में जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते थे, कैसे आपने उन फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करना है, उसमें एक हमारे स्टूडेंट्स को इसमें आगाही दी। तो एक मेरे जो कोलैबोरेटर हैं वो साउथ कोरिया से मेरे डिपार्टमेंट को विजिट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जो केमिस्ट्री की जो टॉक थी वो भी दी, और साथ जो कोरिया जो फेलोशिप्स या स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उसके बारे में एक कम्प्रीहेंसिव इंटरेक्टिव सेशन किया हमारे स्टूडेंट के साथ। एक मेरे और कोलैबोरेटर वो पोलैंड से थे, वो भी रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी आए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट,
उन्होंने भी हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया। एक उनकी टॉक उसी तरह केमिस्ट्री से थी, जो जिस फील्ड में वो रिसर्च कर रहे थे, तहकीक कर रहे थे, उसमें उन्होंने वो टॉक दी। और दूसरी जो टॉक थी कि पोलैंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो स्टूडेंट्स अवेल करके अपनी हायर डिग्रीज को, पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट ने की, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स अभी हायर डिग्री के लिए दूसरे मुल्कों में अप्लाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने स्टूडेंट की स्कॉलरशिप का जिक्र किया है, तो साथ ही आप कोलैबोरेशन की बात भी कहते हैं कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन की हुई है। तो मैं आपसे दोनों चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगी, लेकिन पहले आप हमें ये बताएं कि तालिबात को कामयाबी के लिए जो दरकार वसाइल, मसलन वज़ाइफ, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप और तहकीक के लिए फंडिंग की दस्तियाबी को कैसे यकीनी बनाया जाता है? यूनिवर्सिटी उनको कोई स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है, या जो आपके कोलैबोरेटिव्स होते हैं जिनके साथ आपकी कोलैबोरेशन होती है सिर्फ वही स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी का अपना फुल फ्लैज प्रोग्राम है स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं बेस्ड अपॉन दे CGPA। तो जो स्कॉलरशिप सेक्शन है उसमें वो पूरी डिटेल्स, वो फॉर्म्स, उनकी इंस्ट्रक्शंस वो अवेलेबल हैं। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और बाकी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं वो उन यूनिवर्सिटीज़ की जो माली मुआवनत आप कह लें कि वो इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स वो मुहैया करते हैं। और दूसरा, जैसे आपने इंटर्नशिप का या कोलैबोरेशन का जिक्र किया, तो हम एक तो स्कॉलरशिप की मद में स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो कैसे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हैं। और दूसरा, जो लोकल इंडस्ट्री है उसमें भी हम टाइम टू टाइम अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप जो है वो करवाते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का जिक्र किया, जिसमें पेंट इंडस्ट्री है या सीमेंट इंडस्ट्री है या नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च काउंसिल PARC है। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट्स जाके इंटर्नशिप करते हैं, हम इंडस्ट्रियल विजिट भी करते हैं। और ये हमारे स्टूडेंट्स को वो पेड इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। जैसे जो पेंट इंडस्ट्री का मैंने जिक्र किया, इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप ऑफर की थी। तो इस तरह हम दोनों ही फील्ड्स में IBM के इंटर्नशिप और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए भी फेलोशिप्स उनको मिलती हैं, और यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स इसके अलावा। सर, जैसे अभी आप इंटर्नशिप की बात करते हैं कि पेंट इंडस्ट्री ने आपके स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप ऑफर की है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के टीचर्स हमारे पास आए हैं तो सब ये बात करते हैं कि हमने इंटर्नशिप को एज अ कोर्स ऐड किया है। HEC ने हमारी कोर्स आउटलाइन में इसको शामिल कर दिया कि आप लोगों ने इंटर्नशिप लाजमी करानी है। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही है कि आप लोगों ने लाजमी 7th सेमेस्टर में या 8 में इंटर्नशिप करनी है? जी जी, इसी तरह है। जो करिकुलम जब आप अडॉप्ट करते हैं हायर एजुकेशन कमीशन का, तो उसमें ये सारे ही डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड उन सारी गाइडलाइंस को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप को एज अ कोर्स और इसी तरह इसके साथ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स को अडॉप्ट किया गया है इन 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी इसी तरह है। हमारी जो इंटर्नशिप है उसे आप ये कह लें कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकली उस इंडस्ट्री में जाना होता है, वहाँ प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, उसकी फिर प्रॉपर जो भी उसकी फाइंडिंग है वो उसने नोट डाउन करनी होती है, और जो भी उसने लर्न किया उसको एक रिपोर्ट की सूरत में प्रेजेंट करना होता है। तो हमने भी इसी तरह इंटर्नशिप को एज अ कोर्स अडॉप्ट किया हुआ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे कि कोलैबोरेशंस की बात हो रही थी, तो मुझे बताइए कि शोभा केमिस्ट्री जो है सनत से वाबस्ता इदारों या इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ किस तरह रवाबित कायम करता है? हम जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि जो कॉस्मेटिक्स का एक शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स हमने ऑफर किया है, तो उसमें मेरे पास अभी करंटली इंडस्ट्री से जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे पास लेके आए थे कि जी हमारी न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, हम एक ऑइंटमेंट बनाते हैं, वो ऑइंटमेंट स्टेबल नहीं होती, डिकम्पोज हो जाती है, या हम एक कॉस्मेटिक्स फार्मूलेशन बनाना चाह रहे हैं, हमसे बन नहीं पा रही। तो वो प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आते हैं, हम फिर स्टूडेंट के साथ लैब में उसको ट्रायल करते हैं, एक पहला दूसरा तीसरा ट्रायल, उससे फिर हम सक्सेसफुली अगर ब्लेंड करते हैं तो वो इंडस्ट्री को हम एक फिनिश फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि वो फिर वो जो इंडस्ट्री है हमारे साथ उनका एक लाइजन बनता है, तो वो फिर मेरे स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप और जो इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, अपने प्लांट का विजिट, और किस तरह एक स्मॉल स्केल से हाई स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो मेरे स्टूडेंट जो है वो देखते हैं।
जी बहुत शुक्रिया। और अब हमें आप ये भी बताएं कि क्या आप हमें ऐसी किसी शराकतदारी या मंसूबे के बारे में बता सकें जो इन रवाबित के नतीजे में सामने आया हो? कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के साथ तो है अभी एक जेल बेस्ड क्रीम हम डेवलप कर रहे हैं विटामिन सी की। तो ये इंडस्ट्री का ही एक प्रोजेक्ट है जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास है। तो लेट्स सी, हमने इस पे काम शुरू किया है। अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो इसके नतीजे में हमारा उनके साथ एक बहुत अच्छी शराकतदारी होगी जिसमें वो हमें केमिकल्स और जो उनके पास इक्विपमेंट है वो हमारी एक्सेस होगी वहाँ तक हम एनालिसिस करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स उन इक्विपमेंट्स पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको एक मतलब फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम जो कि FM पंजाब रंग के ताउन से पेश किया जा रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर जमान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा मालूमाती चीज़ें बता रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में। तो जैसा कि हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है तो मैं डॉक्टर साहब से चंद एक सवाल जल्दी करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि असरे हाजिर में केमिस्ट्री में तहकीक के कौन से शोबाजात को सबसे ज़्यादा दिलचस्प समझा जाता है और तालिबात इन शोबाजात का हिस्सा कैसे बनते हैं? अगर आप करंट एज की बात करें तो आपने अलाइन करना है केमिस्ट्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कि वो सारे ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड्स जो कि आप किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं किसी भी सेक्टर में, जो कि केमिस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ, वहाँ जो आप अप्लाई करते थे उनको आप अलाइन करें AI के साथ। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है कि स्टूडेंट्स आएँ, केमिस्ट्री को पढ़ें, केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें और नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करें टू सॉल्व द केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स। बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग तालिबात को तहकीकी प्रोजेक्ट शुरू करने और इनमें हिस्सा लेने में हौसला अफजाई और मदद कैसे फराहम करते हैं? ज़रूर करते हैं। हम इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। मेरे स्टूडेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं। जैसे एक मेरे स्टूडेंट ने एक डिक्टो कॉपी बनाई इसकी लेमन मैक्स की, जो हम डिश क्लीनर यूज़ करते हैं, वो हमने अपनी लैब में बनाया, उसने घर में यूज़ किया, बहुत उसके अच्छे रिजल्ट्स थे। तो इसमें जो रॉ मटेरियल्स जो सारे केमिकल्स चाहिए होते हैं इस लेमन मैक्स को बनाने के लिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री वो प्रोवाइड करता है, उस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाता है कि जी आप इस तरह इसको कंप्लीट करें। इसी तरह हमने फेस वॉश की बात की, फेस वॉश बनाते हैं हमारे स्टूडेंट ने खुद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लेके ये सारी चीज़ें बनाई। सर आप लोग बना तो लेते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे आपने अभी बोला कि वॉशिंग सोप की जिनसे उन्होंने बनाई, डुप्लीकेट बनाई, तो आपने फिर इसको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च भी करवाया स्टूडेंट से या जस्ट रिसर्च किया? बेटे ये दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जिसमें कमर्शलाइजेशन का जो है वो फैक्टर आता है। इसमें और एक हमारी हेल्प करता है। तो जो द नेक्स्ट स्टेप इज टू रजिस्टर योर कंपनी। जब आपकी एक बार कंपनी रजिस्टर्ड होती है देन फिर उसके बाद कोई चीज़ आपके रास्ते में रुकावट नहीं होती कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेच ना सकें। सर मुझे एक छोटा सा ओवरव्यू दीजिएगा कि पाकिस्तान में केमिस्ट्री की तालीम और तहकीक को दरपेश चैलेंजेस कौन कौन से और आप उनको कैसे सॉल्व करते हैं? केमिस्ट्री में भी करंटली जो चैलेंज है वो यही है कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री की तरफ पहले बहुत ज़्यादा राग़िब थे, अब अगर इसका ट्रेंड जो है ना वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो आपने अपने सब्जेक्ट की वर्थ को किस तरह सस्टेनेबल जो है वो बनाना है। तो अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए मैंने जो इनिशिएटिव लिया वो मैंने आपसे शेयर किया कि हमने स्किल बेस्ड कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं जो ग्रेजुअली मैं अपने डिपार्टमेंट्स के फोरम से ऑफर करूंगा। जैसे एक हमने जो इसका इनिशिएटिव वो कॉस्मेटिक्स फार्मेशन की मद में किया। सो इट मीन्स कि अगर हम अपने सब्जेक्ट को सस्टेनेबल बनाना चाह रहे हैं, इसके जो चैलेंजेस हैं करंट एज में उसको आप जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आपको स्किल बेस की तरफ जाना पड़ेगा। सर आपने अभी बताया कि आप लोगों ने शॉर्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए वैसे कॉस्मेटिक का, तो वो सिर्फ डिपार्टमेंट के बच्चे कर सकते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स के बच्चे भी उसमें रजिस्टर हो सकते हैं? जो ये कोर्स है इसमें तो अक्रॉस द बोर्ड था, ना सिर्फ केमिस्ट्री के, अगर कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता था, कोई भी जो है ना वो आ सकता है।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे ये बताइएगा कि आपकी रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री की बेहतरी के लिए आपके पास मजीद क्या मंसूबे हैं, और आप जो नेक्स्ट आने वाले 5 साल हैं उसमें अपने डिपार्टमेंट को कहाँ पे देखते हैं कि आप लोग क्या क्या डेवलपमेंट्स कर सकते हैं? जी अभी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एक्सटेंड करेंगे हम। जो रिसर्च लैब्स है उसको मज़ीद इक्विप करेंगे थ्रू रिसर्च प्रोजेक्ट्स। हमारे फैकल्टी मेंबर्स एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो डिफरेंट फंडिंग जो बॉडीज़ हैं जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, आपके पास कॉमस्टैक है, डिफरेंट फंडिंग बॉडीज़ हैं। वहाँ से प्रोजेक्ट्स पिन करके हम अपनी लैब्स को मज़ीद स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बनाएंगे आने वाले ये 5 सालों में, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हों वो जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में बेहतर हो सके। जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे ले रहे हैं। सामीन आपको बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, और अब मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगी कि आप हमारे सुनने वालों के लिए कोई मुख्तसर सा पैगाम दे दीजिए। सिर्फ केमिस्ट्री का ही पैगाम देते हैं, वो ये कि आप अगर केमिस्ट्री कहीं से भी पढ़ते हैं तो ये ज़रूर करें कि जो नॉलेज आपने पढ़ा है उसको कहीं भी आप ट्रांसलेट कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें टू सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट को डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे तभी मुमकिन होगा कि आप इसको अप्लाई कर सकें सोसाइटी की बेहतरी के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपके इसी पैगाम के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और शोबे के साथ, एक और डिपार्टमेंट के साथ, एक और डिपार्टमेंट के किसी और टीचर के साथ हाजिर होंगे, और आपको रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के दीगर शोबाजात के बारे में भी मालूमात फराहम करेंगे। मुझे अपनी होस्ट जवेरिया शफीक, हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर जमान अशरफ साहब को, FM पंजाब रंग की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।